हेलो एवरीवन। जैसा कि हम पॉलिटिकल साइंस का थर्ड चैप्टर में पहले लेक्चर देखे थे कि अमेरिका का किस प्रकार विश्व में वर्चस्व हुआ किसके सोवियत संघ के पतन के बाद। उसमें हमने पहला टॉपिक देखा था नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत और दूसरा देखा था बिल क्लिंटन का दौर। आज हम देखेंगे 9/11 की घटना। तो जैसा कि लिखा हुआ है 9/11 की घटना से आप क्या समझते हैं। तो पहले तो हम समझेंगे 9/11 होता क्या है। ठीक है। तो जिस प्रकार हम अपने कैलेंडर में मंथ के अनुसार पहले क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं, फिर उसके बाद महीना लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं। लेकिन यही अमेरिका में उल्टा लिखा जाता है, जैसे उनके अकॉर्डिंग कि पहले महीना लिखा जाता है, फिर डेट लिखा जाता है और फिर ईयर लिखा जाता है। जैसे देखिए लिखा है 9/11/2001, ये अमेरिका के अकॉर्डिंग है। अगर यही डेट हमें लिखना होता है इंडिया के अकॉर्डिंग तो क्या लिखते हैं, 11 9वां महीना और 2001। तो ये घटना 2001 में हुई थी। ठीक है, 9वें महीने में 11 तारीख को। तो ये घटना हुई क्या थी, इसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे, मतलब जानेंगे उसके बारे में। तो देखिए जैसे कि आंसर में लिखा हुआ है कि 11 सितंबर 2001 के दिन विभिन्न अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के चंद महीने बाद 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है। फिर उसके आगे हुआ कि अपहरणकर्ताओं ने इन विमानों को अमेरिका की महत्वपूर्ण इमारतों की सीध में उड़ाया और 2 विमानों को न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टक्कर मार दी। फिर तीसरे विमान को क्या किया, तीसरा विमान जो था वो वर्जीनिया के अलिरगटन स्थित पेंटागन से टकराया। पेंटागन में अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय स्थित है और चौथा जो विमान था उसको अमेरिकी के कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराने की योजना बनाई गई थी, परंतु यह पेंसिल्वेनिया के एक खेत में गिर गया। ठीक है। इस हमले को 9/11 के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसमें हमने देखा चौथा जो था कांग्रेस क्या है, जैसे इंडिया का संसद है उसी तरीके से वहाँ संसद को क्या बोला जाता है, कांग्रेस बोला जाता है। तो वहाँ पर इन लोगों ने एक चौथा विमान को टकराया जो वहाँ जाके ना टकरा पाए, वहाँ ना जाके टकराया और वो खेत में जाकर क्या हुआ, गिर गया। यह जो घटना हुई यह दिल दहला देने वाला हमला था जिसमें 3000 लोग मारे गए। आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कठोर कार्रवाई की और ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। इसमें उन्होंने क्या किया कि इस अभियान में उन्होंने उन दिनों उन सभी के विरुद्ध अभियान चलाया जिन पर 9/11 का संदेह था, मतलब उन देशों पर भी ये अभियान चलाया गया जिन पे उनको शक था। इस अभियान में मुख्य निशाना अल कायदा एवं अफगानिस्तान के तालिबान शासन को भी बनाया गया। तालिबान के शासन के पांव जल्दी ही उखाड़ दिए गए, परंतु तालिबान और अल कायदा के अवशेष अब भी सक्रिय हैं। 9/11 की घटना के बाद से अब तक उनकी ओर से पश्चिम देशों में कई स्थानों पर हमले हुए। इससे इनकी सक्रियता साफ हो जाती है। तो इसने इन लोगों ने क्या किया, मुख्य निशाना तो अलकायदा तालिबान को ही बनाया था, लेकिन उसके बावजूद भी जिस पे शक था वहाँ भी उन लोगों ने देखा। लिखा है सारी दुनिया में गिरफ्तारी की और कैदियों को खुफिया जेल खाने में रखा, जिस पे भी शक था वहाँ से उठा लिया, गिरफ्तार किया लोगों को और वहाँ से क्या किया, खुफिया जेल खाने में रखा, क्यूबा के ग्वांतनामो में। ठीक है। इनमें मिलने की इनसे जो ये लोग को जो जिनको जेल खाने में रखा गया था उनसे मिलने की अनुमति बिल्कुल नहीं थी। यहाँ तक कि यूएन के अधिकारियों को भी अनुमति नहीं थी कि ये उनसे जाके मिल सकते हैं। इतना मतलब प्रशासन इतना टाइट हो गया, इतना कड़ा प्रशासन रूल अपना लिया अमेरिका ने। आगे चलते हैं। अब ये देखते हैं दूसरा टॉपिक, इराक पर अमेरिकी हमला, कि क्या रीजन रहा कि इराक पर अमेरिका ने हमला किया। लिखा है कि 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया। यूएन ने हमले की अनुमति नहीं दी थी, मतलब यहाँ पे इराक पे अमेरिका को हमले का अनुमति नहीं मिला था, किससे, यूएन से, संयुक्त राष्ट्र संघ से। लेकिन फिर भी अमेरिका ने क्या किया, बिना अनुमति के ही इराक पे हमला कर दिया। और इराक पे हमला क्यों किया, इसका रीजन है कि कहा गया है कि इराक जो है परमाणु बम हथियार बना रहा है, किसके खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ। और ये सब बातें क्या थी, झूठ था।
लेकिन उसे बस ये शक होने के नाते उसने ये बमबारी वगैरह कर दिया। देखिए, दिखावे के लिए अमेरिका ने कहा इराक सामूहिक संहार के लिए हथियार बना रहा है, सबके संहार के लिए हथियार बना रहा है, पर इराक में ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले थे। उद्देश्य क्या था उसका? उद्देश्य था अमेरिका का तेल भंडार, इराक में मनपसंद सरकार बना। इस वजह से उसने क्या किया? हमला किया था। इस वजह से उसने गोला बम बारूद उस पर छोड़ दिया। अमेरिका युद्ध जीत गया, पर वहाँ की जनता विरोध करती रही। उन्होंने अमेरिकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया। अमेरिका अपना दबदबा बनाने के लिए ये सब सारे काम किए, और फिर बाद में वहाँ के जो लोग थे उसकी सत्ता को स्वीकार तो नहीं किया, लेकिन उसने अपना दबदबा कायम कर लिया। अमेरिका की क्या कमजोरी थी? ताकत के मामले में अमेरिका सबसे आगे है, ये तो सभी को पता है कि ताकत के मामले में अमेरिका सभी सबसे आगे, लेकिन अपने कब्जे वाली जगह में वो कानून व्यवस्था तथा वहाँ राजनीति व्यवस्था सही से स्थापित करने में असफल रहा। ताकत से उसे अपने अंडर में तो कर लिया, लेकिन अगर कहा जाए वहाँ क्या राजनीतिक व्यवस्था सही कर पाया और वहाँ पे प्रशासन स्थापित कर पाया, तो ये क्या रहा? असफल रहा, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे, जो उन्होंने उसका सपोर्ट, जनता जो वहाँ की थी, अमेरिका का सपोर्ट नहीं कर पाई। इसलिए उसका ताकत होने के बाद, अपने कब्जे में करने के बावजूद भी वो अपने दबदबा नहीं दिखा पाई। तो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा बुक के अकॉर्डिंग, क्या होता है वर्चस्व का अर्थ, और इसमें अमेरिका इतना ताकतवर क्यों है? महाशक्ति होने के कारण। क्या कारण है कि अमेरिका इतना शक्तिशाली है? तो देखिए, इसमें लिखा है बढ़ी चढ़ी सैन्य शक्ति। उसकी सैनिक शक्ति क्या है? काफ़ी अधिक है। अदर देशों के मामले में अमेरिका की शक्ति क्या है? बहुत ही ज़्यादा है। सैन्य प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी की भी उसके पास क्या है? ज़्यादा है। दुनिया के 12 ताकतवर देशों में से अकेला अमेरिका ही सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है। किस पे? रक्षा बजट पे। रक्षा बजट पे सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए सभी देशों में, तो 12 देशों में सबसे ज़्यादा जो उसके गुट में थे, उसमें सबसे ज़्यादा कौन खर्च करता है? अमेरिका ही पैसा खर्च करता है। पेंटागन अपनी रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा सैन्य तकनीक तथा अनुसंधान पर खर्च करता है। ये क्या है? रक्षा बजट मतलब वहाँ पे ये है पेंटागन जो जगह है वहाँ पे, तो वहाँ पे रक्षा बजट वगैरह का मतलब सैन्य तकनीकी के लिए वहाँ पे अनुसंधान किया जाता है। तो वहाँ पे दिया है आपका कि अपनी रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा सैन्य तकनीक और अनुसंधान पे कौन खर्च करता है? अमेरिका खर्च करता है। हथियार आधुनिक है तथा गुणात्मक रूप से दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छा है। दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति भी मतलब वीटो पावर भी किसके पास है? अमेरिका के पास भी है। इस वजह से इसका क्या है? पूरे वर्ल्ड पे दबदबा बना के रखता है अमेरिका। देखिए, इसमें है अमेरिकी वर्चस्व से कैसे निपटे, है ना। तो इसमें हम देखेंगे पहला पॉइंट है भारत, चीन और रूस साथ हो जाए। इसका मतलब क्या है? लिखा है कि वर्तमान में कोई भी देश अमेरिका सैन्य ताकत के बराबर का मौजूद नहीं है, लेकिन अगर भारत, चीन और रूस जैसे बड़े देशों में अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे पाने की संभावना है, परंतु इन देशों के बीच आपसी मतभेद रहता है और इन विभेदों के रहते अमेरिका के खिलाफ इनका कोई गठबंधन नहीं हो सकता। इस वजह से ये कहा गया है कि अगर ये तीनों साथ हो जाए तो शायद अमेरिका के वर्चस्व को थोड़ा कम किया जा सकता है, लेकिन इनके आपसी में ही क्या है? मतभेद है। इस वजह से वो चुनौती उसको अमेरिका को नहीं दे पाते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका बैंड वैगन की नीति अपनाकर, मतलब कुछ अपने तरीके से फ़ायदा उठाकर। तो ये नीति अगर अपना ले तो शायद इससे अमेरिका के वर्चस्व से बचा जा सकता है। सबसे शक्तिशाली देश के खिलाफ जाने के बजाय उसके वर्चस्व तंत्र में रहते हुए अवसरों का लाभ उठाना कहीं उचित रणनीति है। इसी को क्या बोलते हैं? बैंड वैगन की नीति। जैसे मतलब जैसे कहा जा सकता है कि जैसे बहे बयार पीठ तैसी कीजिए, मतलब जैसा अगर हवा चल रहा है उसके तरफ पीठ कर लीजिए तो शायद हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बैंड वैगन की नीति यही है कि अगर वर्चस्व है तो उसका लाभ उठाने के लिए उससे हम मिल कर रहें, उसकी बातों को मानते हुए सहमत रहें, मतलब सिर्फ अगर फ़ायदा उठा सकते हैं उससे, उसकी बातों को सुन के। तीसरा आपका पॉइंट है कोई देश अपने आप को अमेरिका के नज़र से छुपा ले। इसका मतलब मान लीजिए कहा गया है कि कोई देश जो अदर देश हैं, वो जो छोटे छोटे देश हैं, वो अमेरिका के नज़र से अपने को छुपा के रखे तो शायद अमेरिकी वर्चस्व से बच सकते हैं। लेकिन बात यहाँ आती है भारत जैसे बड़े क्षेत्र पे, रूस जैसे बड़े क्षेत्र पे और चाइना जैसे, ये किस प्रकार छिपेंगे? इनको छिपा पाना ज़्यादा दिन तक क्या है? मुश्किल है अमेरिका के नज़र से। यदि राज्येतर संस्थाएं
एनजीओ, सामाजिक आंदोलन, मीडिया, बुद्धिजीवी, कलाकार, लेखक सभी मिलकर अमेरिकी वर्चस्व का अगर प्रतिरोध करे तो शायद ये कुछ हद तक क्या किया जा सकता है, हल किया जा सकता है, उसके वर्चस्व को कम किया जा सकता है। लास्ट पॉइंट है, ये राज्येतर संस्थाएं विश्वव्यापी नेटवर्क बना सकती हैं जिसमें अमेरिकी नागरिक भी सम्मिलित होंगे और साथ मिलकर अमेरिकी नीतियों की आलोचना तथा प्रतिरोध भी किया जा सकेगा। तो शायद इन सब कारणों से विद्वान ये सोचते हैं कि अगर इन सब कारणों से शायद क्या किया जा सकता है कि अमेरिकी वर्चस्व को थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखेंगे अमेरिका का वर्चस्व के बाद और जो टॉपिक है आपके उसको हम देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ढांचागत ताकत के अर्थ में उसका विकास कैसे है, सैन्य शक्ति के अर्थ में कैसे है। ठीक है।